नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और अभी हमने बायट-सैवर्ट लॉ पे कंप्लीट डिस्कशन कंप्लीट किया। तो मैं हूँ दिनेश शर्मा और आज आपके साथ में शुरू करने वाला हूँ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय एम्पियर, जिनके नाम पे करंट का यूनिट चलता है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, यू नो इट वेल। एम्पियर ने जो लॉ दिया वो लॉ है क्या इनफैक्ट? ये लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसा बायोट-सैवर्ट लॉ है, बस थोड़ा सा उसका रिफाइनमेंट है। बायोट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर लॉ दोनों का ही काम किया था। बोथ यूज्ड टू रिलेट करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सहमत इस बात से आप? बायोट-सैवर्ट लॉ में हमारे पास एक कंडक्टर था जिसमें से कुछ करंट जा रहा था, चाहे वो स्ट्रेट लाइन था, चाहे वो एक सर्कुलर लूप था, और हमने कहा था कि उसके कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम उसकी बात कर रहे थे। एम्पियर लॉ भी लगभग वैसा ही है, बट दिस इज एप्लीकेबल इन सिमेट्रिक कंडीशंस। और ये सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती हैं, आप इनसे भलीभांति परिचित हैं। आपने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। और कूलॉम्स लॉ को जब हमने मॉडिफाई किया था तो देखा था कि देयर वाज अनदर लॉ व्हिच वाज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या करता था? किसी भी सरफेस के इंटीरियर में यदि कोई सोर्स चार्ज होता, राइट, लाइक इट वाज सम स्फेरिकल सरफेस, उसके अंदर एक सोर्स चार्ज था, तो सोर्स चार्ज के कारण उस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम उसकी बात कर रहे थे। सरफेस के ऊपर हमने फ्लक्स की बात भी की थी साथ में। हमने वहां पर यह कहा था कि जो अंदर का चार्ज होता है, वहां पे सोर्स क्या था? चार्ज। उसको हमने रिलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कहां पे? इस सरफेस के ऊपर, राइट। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक्स में, ये बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो मैग्नेटिक्स में द बेसिक लॉ वाज बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ वाज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। दिस इज बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ वाज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। लेकिन एम्पियर सर्कुटल लॉ इज ए मॉडिफाइड लॉ which is applicable in symmetry conditions and which relates कि जब सोर्स कहां पे हो? इंटीरियर में। अब सोर्स कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स यहां पर है करंट। दैट मीन करंट इज इन द इंटीरियर, और इस पेरिफेरी के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरह गॉस लॉ इंटीरियर के चार्ज को बाउंड्री के ऊपर, पेरिफेरी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट कर रहा था, ठीक उसी तरह से इंटीरियर में करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे, और उन करंट कैरिंग कंडक्टर एक या एक से ज्यादा जो भी हैं, उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस बाउंड्री के ऊपर, उस बाउंड्री पे कितना फील्ड है, उसको ये एम्पियर सर्कुटल लॉ डिफाइन करेगा। दैट मीन्स जब भी सिमेट्री कंडीशंस में हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इजी हो जाता है। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू बायोट-सैवर्ट लॉ। लेकिन दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि बोथ आर एप्लीकेबल फॉर स्टेडी करंट्स। Steady current mean when the time varying currents are there, then both of these laws are not applicable, right? इसमें और भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आगे बढ़ने से पहले हम एक लूप की बात करते हैं, एंड दिस लूप इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप बिल्कुल वैसा ही है, उसका रोल यहाँ मैग्नेटिक्स में बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कौन था याद करें? दैट वाज ऑन सरफेस। एंड कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या कॉन्सेप्ट था? गॉसियन सरफेस वाज एप्लीकेबल इन गॉस लॉ, और वहां पर कहा था कि इंटीरियर में यदि कोई एक चार्ज क्यू हो, तो जो सरफेस उस चार्ज को कंटेन कर रहा था, तो गॉसियन सरफेस वाज अ क्लोज सरफेस जिसके अंदर चार्ज था, और पेरिफेरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी। लेकिन एम्पीरियन लूप वो कोई फुटबॉल जैसा या कोई क्लोज सरफेस नहीं है। एम्पीरियन लूप एक सिंपल लूप होगा, और इस लूप के जो अंदर वाला पार्ट है वहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर रखे जाएंगे, और उसके कारण फिर लूप की जो बाउंड्री है वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम उसको यहां रिलेट करेंगे। तो एम्पीरियन लूप में तीन बातें हो सकती हैं। नंबर वन, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग टेंजेंट टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट टू द लूप। दैट मीन्स यदि कोई ऐसा लूप हो, लाइक आई एम टेकिंग द सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट के ऊपर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, this is magnetic field here, so magnetic field यहां पर along the tangent है at every point of this loop, तो उस loop को हम कहते हैं एम्पीरियन loop। that loop where magnetic field is along the tangent to this loop may be called as Amperian loop। and second possibility can be there that magnetic field is perpendicular to the loop। magnetic field is perpendicular to the loop,
ऐसे लूप को भी हम एम्पीरियन लूप ही कहेंगे। और तीसरी तरह का लूप वो हो सकता है जहां पर यदि उसके इंटीरियर में यदि करंट कॉन्फ़िगरेशन इज देयर, उसके इंटीरियर में यदि करंट सिस्टम इज देयर, एक वायर, दो वायर या तीन वायर जितनी भी हो सकती हैं, उन सभी वायर्स के कारण उस लूप पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो वैनिश हो जाती है, दैट बिकम्स जीरो। It means that loop where magnetic field due to all currents in its interior vanishes, that becomes zero। तो उस लूप को भी हम एम्पीरियन लूप ही कहेंगे। जैसे हमारे पास ये लूप है और इस लूप के हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, और ये फील्ड किसके कारण है? करंट जो इसके अंदर है, इंटीरियर में इसके करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तब भी इस लूप को एम्पीरियन लूप ही कहा जाएगा। लेकिन हम इसकी बात भी नहीं करेंगे आज, हम इसकी बात भी नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर में मेनली बात करेंगे when B is along tangent to the loop. So Ampere's circuital law deals with that loop where magnetic field is along the tangent to the loop. हमने करना क्या है? एक लूप की कल्पना करनी है और उस लूप के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करना है। यहां पर इन पॉइंट्स के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उस बी को रिलेट करना है किसके साथ? करंट के साथ। और करंट कहां है? करंट इसके अंदर है। और करंट अंदर कैसे फ्लो कर रहा है? ऑब्वियसली सम वायर्स कैन बी देयर। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली करंट यहां से जा रहा है और इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर सभी पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। हम क्या पढ़े थे? जितना हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो यदि यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए उस रेडियस आर के ऊपर, मान लो आई एम टेकिंग डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण 2 सेंटीमीटर दूर जो पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस और नो? और उस सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर क्या वो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। आपने क्या पढ़ा था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। किसी भी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फिक्स डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहता है। जब तक ये r सेम है तब तक फील्ड भी सेम रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि यदि ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर का जो सर्कल बनेगा उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। एग्री? अब यदि उस मैग्नेटिक फील्ड को, अब ये है टर्निंग पॉइंट यहां पर, अब यदि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को उस लूप के साथ, कौन सा लूप? वो जो सर्कल है, जो सर्कल की हम कल्पना कर रहे हैं, जो हवा में बता रहे हैं हम कि ये लूप है, तो उस लूप का जो लेंथ है यदि हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये करंट के साथ हम उसको लिंक कर पाएंगे। अब देखिए, मैं इसकी जगह में पॉइंट यहां लेता हूं, अब थोड़ा सा वो सर्कल बड़ा हो गया। कैन यू एग्री? दैट मीन यदि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां की बजाय यहां शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा यहां पे कम हो गया। क्या देख रहे थे आप? जितना आर बढ़ेगा उतना बी घटेगा। तो आप पहले यहां पे फील्ड की बात कर रहे थे, अब आप यहां बात कर रहे हैं फील्ड की। तो यदि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इस लूप के साथ, जिसका अब सरकमफ्रेंस ज्यादा हो गया, जिसका पेरिफेरी ज्यादा हो गया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक जो वैल्यू आएगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को आप लूप की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इससे पिछले केस में जहां पर ज्यादा फील्ड थी लेकिन लूप का लेंथ कम था, अभी फील्ड कम हो गई लेकिन लूप का लेंथ बढ़ गया। और आगे जाइए, फील्ड और कम हो गई, लूप का लेंथ और बढ़ गया। दैट मीन ये प्रोडक्ट है बी और एल का, हम इसको रिलेट करेंगे अब किसके साथ? करंट के साथ। तो एम्पियर ने क्या नोटिस किया कि बी और एल का प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फील्ड और लूप की लेंथ का जो प्रोडक्ट है, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स करंट विद इन दैट लूप। करंट विद इन दैट लूप किसे कहा जाएगा? यदि ये लूप है, मेरे हाथ को फॉलो करिए, जो मेरी फिंगर टिप है, फिंगर टिप यदि लूप को ड्रॉ कर रही है तो इस लूप की बात हो रही है, और इस लूप के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। और यदि यहां पर एक की बजाय दो कंडक्टर हो तो इसका करंट I1, ये करंट I2, अब इनके कारण भी उस लूप के ऊपर, उसी लूप के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात करें। इस केस में भी एम्पियर लॉ इक्वल वैलिड है। यदि उस लूप की लेंथ को हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, BL का प्रोडक्ट होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट विच इज I1 प्लस I2। इज इट? तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या हुआ? एम्पियर सर्कुलर लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज that B into L is equal to mu naught I। यदि आपको ये बात समझ आ गई तो आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ बिल्कुल समझ आ गया। कैन यू गेट इट? मैं फिर से ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं हमने क्या कहा। हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को रिलेट किया था गॉस लॉ के साथ,
और हमने कहा कि एज गॉस लॉ रिलेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इंटीरियर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स बाउंड्री एट इट्स पेरिफेरी, और यहां पर बात हुई थी गॉसियन सरफेस की विच वाज क्लोज्ड, राइट। तो उसी तरह से एम्पियर सेकेंड लॉ इट रिलेट्स इलेक्ट्रिक करंट with magnetic field, where electric current is in the interior, I is in the interior, but magnetic field is at the boundary. तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर उसकी बाउंड्री पे या उसकी पेरीफेरी पे होगी, राइट। और ये जो सरफेस है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया एम्पीरियन लूप। और ये साथ में कहा कि एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट के ऊपर magnetic field will be along the tangent to this loop. At every point of that loop, the magnetic field is along the tangent of the loop, right? और इस एम्पीरियल लूप का जो लेंथ है उस लेंथ को यदि L कहा जाए और मैग्नेटिक फील्ड है that should be constant. This magnetic field is a non-zero and it is constant here. राइट इस एम्पीरियन लूप के ऊपर यदि ये अलॉन्ग टेंजेंट है, हम कह रहे हैं कि दिस इज अलॉन्ग टेंजेंट, दैट मीन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। हालांकि हमने थर्ड कंडीशन कही थी कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वैनिश होती है, लेकिन वो एक नई तरह का एम्पीरियन लूप होगा। हमने ये कहा था कि जो तीन टाइप के लूप कहे 12th क्लास के सिलेबस में, हम पहली तरह के लूप की बात ही करनी है। हाँ, लेकिन बाकी भी लूप होते हैं, उनको भी एम्पीरियन लूप ही कहते हैं, इसलिए हमने बात की थी। लेकिन यहां पर जब आप टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, दैट शुड बी नॉन जीरो। और उस मैग्नेटिक फील्ड को यदि आप लूप की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसका हम एक डायग्राम बनाए, इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे कि मानिए ये है करंट, राइट, और इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कहीं पर राइट हैंड रूल यूज करेंगे और अंदर यहां से बाहर, तो व्हाट यू कैन सी कि मैं यदि ये एक लूप बोलता हूं कि दिस इज अवर एम्पीरियन लूप, तो इस एम्पीरियन लूप के इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या फील्ड यहां को होगी? यस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? दिस इज करंट। दैट मीन दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मान लेते हैं कि ये पॉइंट है ए डिस्टेंस दूर, ये हम कल्पना कर रहे हैं लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इस कंडक्टर के करंट के कारण क्या इस पॉइंट पी पर, मैं पॉइंट पी कहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और हमने बायोट-सेवर्ट लॉ से कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। लेकिन फिलहाल आप यहां फोकस करिए, इस पॉइंट बी के ऊपर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसे किसी और पॉइंट पे भी फील्ड है, तो इन सभी पॉइंट्स पे कैसी फील्ड है? दिस फील्ड इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट, बी इज अलोंग द टेंजेंट टू दिस लूप। और तीसरी बात, इस लूप को हमने नाम दिया एम्पीरियन लूप, दिस लूप इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। और चौथी बात, करंट इज इन द इंटीरियर ऑफ दिस लूप, करंट इज इन द इंटीरियर, इसके अंदर है। इसके कोई बाहर करंट होगा तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन उस लूप को फिर हम एम्पीरियन लूप नाम नहीं देंगे। तो करंट इज इन द इंटीरियर। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस करंट इज स्टेडी। यदि ये करंट फ्लक्चुएट करेगा टाइम के साथ तो एम्पियर सेकेंड लॉ विल नॉट बी वैलिड। सो डेफिनेशन क्या हो सकती है कि व्हेन a steady current flows through a conductor and at some point there is a magnetic field and some loop is drawn passing from that point P, then product of the magnetic field at every point of that loop which will be constant and the length of this loop is equal to mu naught time I, mu naught time the current which is passing through the... अब इस BL को एक नए तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, ये BL क्या होता है। फिर से बात करते हैं कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से आई करंट जा रहा है और ये आ गया हमारा एम्पीरियन लूप, राइट। दिस सर्कल इज एम्पीरियन लूप एंड दिस सर्कल इज से लाइंग ऑन सम प्लेन एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब हमारा एम्पीरियन लूप इस पेपर के ऊपर है, जैसे ये है करंट कैरिंग कंडक्टर और ये है एम्पीरियन लूप,
राइट। सो एम्पीरियन लूप इज परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं विच इज कांस्टेंट, और हम उस बी को, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इस लूप की लेंथ के साथ, इसकी सर्कमफ्रेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, वेयर म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जानते हैं इस बात को, व्हाट इज म्यू नॉट, दिस इज परमिएबिलिटी, और हमने पहले कहा था कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज पावर -7 यूनिट्स, राइट। सो इस म्यू नॉट को यदि इस करंट के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा विच इज कमिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड विद द लेंथ। और यदि किसी और पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो वहां फील्ड कम हो जाएगा लेकिन लूप का लेंथ बढ़ जाएगा, उस केस में भी जो BL होगा वो फिर से म्यू नॉट आई ही होगा यदि करंट ये है तो। आप और आगे चले जाइए, बी और कम हो गया, लूप और बड़ा हो गया, एम्पियर ने फिर से जनरलाइज किया कि आप इस बड़े वाले लूप की मैग्नेटिक फील्ड को उस लूप की लेंथ के साथ, सर्कमफ्रेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इट विल बी म्यू नॉट आई, और यही एम्पियर सर्कुलर लॉ है। लेकिन मैं आपको जरा इस BL को एक और तरीके से दिखाना चाह रहा हूं। वो क्या होगा कि मानिए जो ये लूप है ना, इस लूप के ऊपर मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूं। छोटा सा पार्ट हमने वहां पर भी लिया था वाइट-सेवर्ट लॉ में, और उससे हमने क्या कहा था कि आई करंट जा रहा है, इस छोटे से पार्ट के कारण किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका लेंथ हमने DL कहा था, याद आया आपको, एंड दैट वाज कॉल्ड करंट एलिमेंट, दैट वाज कॉल्ड करंट एलिमेंट, क्योंकि वहां से करंट जा रहा था और हमने उसके कारण किसी पॉइंट पे फील्ड को चेक किया था। लेकिन यहां पर ये करंट एलिमेंट जैसा ही है लेकिन करंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, इस लूप से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ एस्टैब्लिश बुक्स में भी इस पार्ट को करंट एलिमेंट लिख दिया गया है गलती से, तो ये करंट एलिमेंट नहीं हो सकता, दिस शुड बी कॉल्ड लेंथ एलिमेंट। तो लेंथ एलिमेंट में और करंट एलिमेंट में क्या फर्क हुआ, लेंथ एलिमेंट कैन बी पार्ट ऑफ एनी लूप, ये पार्ट है, ये लेंथ एलिमेंट है, लेकिन यदि यहां से करंट भी पास करे जो यहां नहीं कर रहा है, यहां पर एम्पियर लॉ में लूप में से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, तो यदि यहां से करंट भी पास करे तब इसको हम बोलेंगे आइडियल, तब होता है करंट एलिमेंट। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है ना, इसलिए इसको हम करंट एलिमेंट नहीं कह सकते, दिस इज कॉल्ड लेंथ एलिमेंट। तो यदि एम्पीरियन लूप के ऊपर आप एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं, तो एम्पियर ने कहा कि यदि हम इस DL को लेंथ एलिमेंट कहते हैं, DL वेक्टर इज कॉल्ड लेंथ एलिमेंट, obviously it has some direction, right, this is length element, और इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड B है। व्हाट इज B? B इज टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस करंट एलिमेंट, और कह लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट, एक ही बात है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट P, ये पॉइंट P हो तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको लिख लिया जाए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो एक लूप के ऊपर ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट लिए जा सकते हैं, कैन यू एग्री, और हर एक के ऊपर अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी विच विल बी पॉइंटिंग अलोंग द टेंजेंट एट दैट लेंथ एलिमेंट, राइट। तो उन सभी का जब हम क्लब करेंगे और सभी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू BDL का इंटीग्रेशन ओवर दिस लूप, दिस क्लोज लूप। ध्यान रहे यहां पर लूप क्लोज होने का मतलब यह है कि लूप की बाउंड्री है, राइट। लूप क्लोज होने का मतलब है कि जैसे लूप ये चूड़ी जैसा है, बैंगल जैसा है, लूप क्लोज होने का मतलब फुटबॉल जैसा नहीं है, ये दिस इज जस्ट लाइक ए बैंगल। तो ये लूप क्लोज है क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पहुंचे, उसको लूप कह रहे हैं ना हम, इसको हम क्लोज लूप कह रहे हैं। लूप वर्ड लिखना बहुत जरूरी साथ में। तो इस क्लोज लूप के ऊपर जब हम इन BDL को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां एक सर्कल सा बना लेंगे, और इस तरह के इंटीग्रेशन को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज्ड लूप, लाइन इंटीग्रल। व्हाई लाइन इंटीग्रल? बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग द थिंग्स ओवर वन कंप्लीट लाइन, यहां से आए वापस यहां पहुंच गए। लाइन मीन एक लेंथ फॉलो करते गए वापस वहीं पहुंच गए। लेकिन गॉस लॉ में कहा था सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि वहां पर सरफेस के ऊपर हमने इंटीग्रेशन किया था। तो यहां बात हो रही है लाइन इंटीग्रल की, और ये लाइन इंटीग्रल BDL का ये हो जाता है इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, राइट। And now for the examination point of view, state and prove Ampere circular law. So what is the statement of Ampere's circular law?
तो सबसे पहले आप यहां पर एक ड्रॉ कर लेंगे सरफेस प्लेन कोई भी, उस प्लेन के ऊपर आप लेंगे उस लूप को जिसके अंदर वो करंट कंटेन्ड है, राइट। सो दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आई करंट यहां से जा रहा है, दिस कैन बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और आप लिख दें यहां पर कि ये है हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसको लिख दें कि व्हाट इज दिस, ये जो लूप है, दिस लूप इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। और साथ में सिंबॉलिक आप यहां पर एक लेंथ एलिमेंट की बात भी कर लें, ये लेंथ एलिमेंट dl है यहां पर, और जिसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द टेंजेंट, दैट फील्ड इज b, इज इट। तो ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ सेज दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप which is called Amperian loop brackets में, line integral of magnetic field over a closed loop is equal to, this line integral is equal to what, mu naught times the current which is contained in this loop, contained by this loop, contained within this loop. And finally the statement, the line integral of the magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times the current which is passing through this loop. Passing through this loop का मतलब ये नहीं है कि वो करंट यहां से जा रहा है, no, passing through this loop मतलब वो यहां से जा रहा है, that means wires are held within that loop, right? So this is a statement of Ampere's second law, and then you'll write ये b वेक्टर डॉट dl वेक्टर और इनका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। और साथ में आप दो बातें और ऐड कर सकते हैं, यू कैन रिलेट एम्पियर लॉ विद बायट-सावर्ट लॉ, दैट एम्पियर सेकेंड लॉ इज जस्ट लाइक बायट-सावर्ट लॉ एंड बोथ रिलेट मैग्नेटिक फील्ड टू द करंट, बट एम्पियर सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल इन मोर सिमेट्रिक कंडीशंस. So here mathematical formulations are easy in Ampere's second law, right? And you can also relate it with Gauss law, that is equivalent to Gauss law of electrostatics, as the charge was in the interior and electric field was at boundary. Here current is in the interior and magnetic field is at the boundary, right? And a proof of Ampere's second law, what is proof? So what is the proof of Ampere's second law? या ऐसा कहें कि how will you obtain Ampere's second law from Biot-Savart law? तो वो इसी का पार्ट रहेगा। प्रूफ को हम इनफैक्ट बायट-सावर्ट लॉ से ही ड्राइव करने वाले हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे सब कुछ जानते हैं, कोई नई चीज नहीं। आज के लेक्चर में वो सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं जो हमने इस प्रूफ में शामिल कर ली हैं। सो प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, प्रूफ में क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर वन लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, राइट? And due to this current carrying conductor through which current is I, at some point A from it, at some point A, consider that what is the magnetic field. So that B will be equal to mu naught I divided by 2 pi A. This is from Biot-Savart law. तो हमने शुरुआती कहां से की, Biot-Savart law से, that we are having a long current carrying conductor and current is I. So at some point P, the magnetic field is given by B is equal to mu naught I by 2 pi A. Now consider one Amperian loop which is passing through point P, and this loop is having radius A, you can see. So what is length of this loop? What is length of this loop? So length of this loop is equal to 2 pi A, it's circumference, right? तो जब हमने point P पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली और इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, तो फिर क्या लिखा, that consider one Amperian loop which is passing through point P and it is having radius A and this is circular in shape and its length is 2 pi A, and this loop lies in a plane which is held perpendicular to this wire. Agree? ये वायर है और ये लूप का प्लेन है, लूप ये है और लूप का प्लेन ये हुआ। तो इस लूप का जो प्लेन है which is perpendicular to this wire, ये बात लिखने के बाद consider one length element over this loop. So this is our length element and the magnetic field is along the tangent to this length element, right? And many such length elements are there on this loop. Infinite number of such length elements are there on this loop, and at every length element the magnetic field is along the tangent. You can show that every length element the magnetic field is along the tangent to that length element, right?
So let us evaluate all these products of magnetic field and dl. So b vector dot dl vector. Now b vector dot dl vector will be equal to, अब इस पॉइंट p पे देखिए, फॉर एग्जांपल सब पे ऐसा ही है लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं, b का मैग्नीट्यूड इज b, dl its magnitude is dl, and what is cos of angle, b भी इधर को और dl का लेंथ भी यहीं को पॉइंट कर रहा है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, cos of 0. What is a dot b, ab cos theta, that becomes b dl. तो इसका भी आगे यूज करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं. दो बातें कर ली, बायट-सेवर्ट लॉ से व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी बात इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने इवेल्युएट कर लिया इस लेंथ के साथ, उसका प्रोडक्ट भी निकाल लिया. एंड फाइनली लेट अस इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज लूप. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज गिवन एज, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, जो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर था उसको लिख लेंगे b dl. तो ये हो गया b और ये हो गया dl. एग्री? आगे चलते हैं. क्या b वेरी कर रहा है? b इज कांस्टेंट, हमने पहले कहा था, लिखना है एज ऑन द एम्पीरियल लूप b इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको वहां पर आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि b इज कांस्टेंट. व्हाई कांस्टेंट? बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ द एम्पीरियल लूप the magnetic field is along the tangent on this loop and it remains constant. So b और ये हो गया dl line integral over the closed loop. तो dl का total length कितना हो गया? So that becomes b multiplied by 2 pi a. हमने पहले कहा था length of this loop is 2 pi a circumference. And from equation 1, बायट-सेवर्ट लॉ ने क्या कहा था? What is b? देखिए equation 1 यहाँ लिखी थी अभी मैंने. This is mu naught I divided by 2 pi a multiplied by 2 pi a, that gets cancelled, so we are left with mu naught I. So this is the proof of Ampere-Circuital law. In the discussion part you can write that if there are many current carrying conductors, in that case the right hand side will be modified mu naught into I1 plus I2 plus I3 and so on. That means total current. I gives you total current which is contained within the boundaries of that loop. And finally, conditions for Ampere's circuital law to be valid. So very first condition is that I must be steady, right? This current is not allowed to fluctuate. Number 2, B is always parallel to DL. This magnetic field is always parallel in the same direction as that of the length element. And third point is very important, that magnitude of this magnetic field is constant over this loop. This is constant over this loop. और यदि ये लास्ट की दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं तो फिर एम्पियर सर्कुइटल लॉ का नया फॉर्म आएगा. इन दैट केस एक लेंथ एलिमेंट dl1 के ऊपर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड b1 है, उसका डायरेक्शन भी रैंडम कुछ भी हो सकता है. सेकेंड पॉइंट पे भी कहीं और मैग्नेटिक फील्ड है, ना तो ये पैरेलल है और ना ये कांस्टेंट है, तो लेंथ एलिमेंट dl2 के ऊपर मान लेते हैं फील्ड b2 है एंड सो ऑन. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इट कैन बी रिटन एज b1 वेक्टर डॉट dl1 वेक्टर. ये हो गया इस पॉइंट पर b डॉट dl, इसका ये प्रोडक्ट. द नेक्स्ट पॉइंट पर लीजिए प्रोडक्ट. हमने जो डेफिनेशन दिया था वो तो वैलिड है ही यहाँ पर ना. सेकंड फील्ड डॉट सेकंड लेंथ एलिमेंट, राइट, प्लस एंड प्लस सो ऑन, एंड दैट विल बी इक्वल टू mu naught times I. If only one wire is there, if many wires, then I net लिख लीजिए. In other form we can write b1 dl1 cos of theta 1. Solve किया, ये भी cos theta, plus this will be b2 dl2 cos of theta 2, plus and plus so on, that gives you mu naught I net. तो ये भी हो सकता है कि यदि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पैरेलल एंड अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इन दैट केस दिस विल बी द स्टेटमेंट. अनदर क्वेश्चन कैन बी देयर. जैसे अभी हमने बायट-सेवर्ट लॉ से एम्पियर लॉ डिराइव किया इस प्रूफ में, क्या हम एम्पियर सर्कुइटल लॉ का यूज करके बायट-सेवर्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हैं? यस. सो एम्पियर सर्कुइटल लॉ टू बायट-सेवर्ट लॉ. So derive बायट-सेवर्ट law using Ampere-Circuital law. Same thing. फिर से हम क्या करेंगे कि let us consider we are having a long current carrying conductor through which current is I, and consider one Amperian loop around this current carrying wire in the plane which is held perpendicular to this wire, and let the radius of that loop is A. So at point P, what is magnetic field? This is to be found using बायट-सेवर्ट law.
हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई A। इस पॉइंट पे ये होता है फॉर्मूला, लेकिन हम इसको अब यूज नहीं करेंगे। पिछले डेरिवेशन में हमने B की जगह रखा था ये वैल्यू म्यू नॉट I बाय 2 पाई A। अब इसको प्रूव करना है, तो अब किसको रखेंगे हम, अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एम्पियर लॉ को। फिर से सारी वही कहानी कि दैट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस एम्पिरियन लूप ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज सेम एट एवरी पॉइंट। और हम ये सिमेट्री से कह रहे हैं, इस लूप की सिमेट्री बता रही है कि एट एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम, राइट। हमने मैथमेटिकली हर पार्ट को कैलकुलेट नहीं किया, बाई सिमेट्री कह दिया कि एक पॉइंट में जैसा बिहेव हो रहा है वैसा ही बिहेव बाकी जगह भी होना चाहिए। और हमने कहा कि कंसीडर वन लेंथ एलिमेंट एंड लेट द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट टू दैट लेंथ एलिमेंट। तो ये dl की बात भी हो गई और यहाँ पर b की बात भी हो गई। नाउ लाइन इंटीग्रल निकाल दीजिए इसको ऊपर क्लोज लूप, तो हो गया b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और ये लाइन इंटीग्रल क्या हो गया, दिस इज b dl। वाई b dl, क्योंकि हमने पहले कहा था कि b इज पैरेलल टू dl, so एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो ये हो गया b वेक्टर डॉट dl इज b dl एंड लाइक दिस। सो दिस इज इक्वल टू, और dl क्या है, ये तो लूप का टोटल लेंथ है, तो ये हो गया b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इंटू a। तो ये आ गया जी हमारे पास b वेक्टर डॉट dl वेक्टर का एक स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस लेंथ ऑफ दिस लूप, इक्वेशन नंबर 1, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी इसमें, तो ये b लिखा है इसको एंड 2 पाई a हो गया। और अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एम्पियर सेकेंड लॉ। सो विल राइट, बट फ्रॉम एम्पियर सेकेंड लॉ वी नो, एंड व्हाट यू नो, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। लिख देंगे, दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2। सो दिस स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट जो हमने इवैल्यूएशन किया b का इस dl के ऊपर, एंड दिस स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम एम्पियर्स सेकेंड लॉ। सो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करिए, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, b इंटू 2 पाई a इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I divided by 2 pi a. So this is the magnetic field at a point due to a long straight current carrying conductor. तो ये हमने एम्पियर सेकेंड लॉ का यूज करते हुए बायोट-सावर्ट लॉ को प्रूव किया। So एम्पियर सेकेंड लॉ and बायोट-सावर्ट law both are equivalent as both relate current and magnetic field. And finally, dealing with the queries of some students, what can be the important questions from this topic? So questions can be, number 1, state and prove ampere second law. Number 2, how will you obtain ampere second law from Biot-Savart law? Number 3, how will you obtain Biot-Savart law from ampere second law? Number 4, how will you relate ampere second law with Biot-Savart law? Or how will you relate ampere second law with Gauss law? What is Amperian loop? और Amperian loop is different from Gaussian surface। और इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल तो बहुत इजी रहेंगे, और कमिंग डेज में, कमिंग लेक्चर्स में हम इसके ऊपर कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच रिलेट्स करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, काफी स्कोप है काम करने का इस टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ, और कॉन्सेप्ट के साथ, और एप्लीकेशंस के साथ, एप्लीकेशंस ऑफ दिस एम्पियर सेकेंड लॉ। थैंक यू वेरी मच।